Everyone, welcome back to our channel. So in this lecture we will be studying about advent of Europeans in India. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जैसे ना यूरोपियंस आए थे इंडिया के अंदर, क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो आगे मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले किस ऑर्डर में आए थे वो बता देते हैं. देखो, पोर्टुगीज़ आए थे. सबसे पहले अराइवल हुआ था पोर्टुगीज़ का इंडिया के अंदर. ठीक है, पोर्टुगीज़ का अराइवल हुआ था इंडिया में. कहाँ पर? कैलीकट के अंदर, केरला में. जो तो आपको पूछा जाए कि पोर्टुगीज़ बेसिकली कैलीकट और जो केरला है वहाँ पर उनका अराइवल है 1498 के अंदर. ठीक है, फिर 1605 में फिर डच आए थे. डच जो है उनका नीदरलैंड के डच हो गए और इन्होंने मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इनका अराइवल है. फिर 1608 के अंदर ब्रिटिशर्स ने सूरत यानी गुजरात के अंदर उनका इस्टेब्लिशमेंट करा था. राइट. फिर डेन्स ने 1620 में करा था ट्रांक्योर में जो कि तमिलनाडु में. नेक्स्ट वी हैव 1668 के अंदर फ्रेंच लोगों का अराइवल हुआ था. कहाँ पर? सूरत में. और सूरत कहाँ पर है? अगेन गुजरात के अंदर है. और फिर 1757 में हम फॉर्मल ब्रिटिश रूल का कमेंसमेंट पढ़ेंगे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, तो हम ये पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम पूरा इसे एंड तक ले जाएंगे, ब्रिटिशर्स तक. और ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी इस टाइप से चलेगी. ऑल राइट. सो बेसिकली हम जब बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की, तो जो पोर्टुगीज़ ही हैं देवर द ओनली, वही पहले ऐसे हैं जो अराइव हुए थे इंडिया में. और हमने बिगनिंग बोली थी कि यूरोपियन कॉलोनलिज्म आ गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे. तो चलिए मैं आपको पूरी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि आखिर ये सी रूट क्यों हुआ. वाई सी रूट दिस हैपन. मतलब जैसे सी रूट डिस्कवर हुआ था ट्रेड करने के लिए इंडिया में, बट ऐसा क्यों हुआ था. ओके, सो एक्चुअली क्या था कि इनिशियली जो ट्रेड था इंडिया का वो लैंड के थ्रू ही होता था. इंडिया के साथ ट्रेड लैंड रूट के थ्रू ही होता था, नॉर्थ वेस्ट से. बट कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, जैसे इस्लामिक जो एक ऑटोमन एम्पायर था, जो लैंड रूट था यूरोपियन कंट्रीज़ का वो बंद कर दिया गया. बट अब इंडियन रिसोर्सेज तो थे, बहुत ग्रेट डिमांड में थे यूरोपियन कंट्रीज़ को. तो अब इन फैक्टर्स ने क्या करा, पुश करा यूरोपियंस को कि वो ढूंढें, सी रूट ढूंढें. क्योंकि यूरोपियंस को क्या चाहिए था, मसाले वगैरह चाहिए होते थे. तो वो चाहते थे कि उन्हें एक सी रूट मिल जाए. मतलब सी रूट नहीं, बेसिकली इंडिया से वो उनको सही दाम पे मिल जाते थे और वो अपने यूरोप में जाके महंगे रेट पे बेच देते थे. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब लैंड रूट तो बंद कर दिए गए ऑटोमन एम्पायर वालों ने हमारा. जैसे यहाँ यूरोप होता था, फिर बीच में ये इंडिया है लेट से, है ना, और बीच में यहाँ रोमन या टर्किश जो अरेबियंस होते थे, अरेबियन मर्चेंट्स, रोमन एम्पायर, उन्होंने जो है कहा कि नहीं, आप हमें बताओ, हम आपको करके देंगे. मतलब ताकि इन्हें पैसे का फ़ायदा हो ना. तो अब और फिर बीच में कुछ लड़ाई हुई कि वो इनका ये लैंड रूट वाला जो है रास्ता बंद हो गया, तो इन्हें सी रूट डिस्कवर करने की नीड पड़ गई बेसिकली. अब जो अर्लियर जो लैंड रूट्स होते थे इंडिया के फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो कहाँ से रेंज करते थे, वो हिंद कुश हिल्स जो है, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त हिंद कुश हिल्स, वहाँ से रेंज करते थे. एंड देयर वाज अ पास इन हिंद कुश हिल्स जिसे हम कहते थे खाइबर पास, थ्रू विच फॉरेनर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंटर टू इंडिया. थ्रू हिंद कुश माउंटेन्स से जो है पहले के ज़माने में अर्लियर ट्रेड होता था ना. जो पामेर नॉट है या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसे कहते हैं, पामेर नॉट या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसे कहते हैं. तो ये लाई करता था सेंट्रल एशिया में टू नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ लाई करता था. तो जो हिंदू कुश रेंज है, काराकोरम रेंज है, कुनलुन माउंटेन्स और जो ये त्यान श्यान है, ये कुछ फ्यू माउंटेन्स होते थे जो एक्सटेंड करते थे पामेर माउंटेन सिस्टम को. और इसी को हम पामेर नॉट कहते हैं. ठीक है, ये लोकेटेड है गार्नो बाद कुशान ओब्लास्ट में. तो बेसिकली इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट की बात है कि ऐसा कुछ लैंड रूट था जो मैंने आपको बताया. ये अफ़गानिस्तान में हिंद कुश माउंटेन और ये
कुनलोन माउंटेन और ये पामर नॉट के बारे में। तो लैंड रूट इस तरह से चला आ रहा था। देखो सी रूट क्या था, देखो इधर जैसे ये हो गया यूरोप वाली साइड हो गई है ना, रोमन एम्पायर यानी क्रिश्चियन लोग हो गए, और ये बीच में ऑटोमन एम्पायर हो गया इस्लाम वाला, और यहाँ इंडिया। अब इंडिया तक पहुँचना है, और अगर इस लैंड रूट को ही कंट्रोल कर लिया इस ऑटोमन एम्पायर ने, तो यूरोप वाले कैसे पहुँचेंगे? तो उन्हें सी रूट डिस्कवर करना ही था। तो यही बात जो मैंने अभी पढ़ाई है वो यहाँ लिखी भी हुई है कि डिक्लाइन हो गया था रोमन एम्पायर में, और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से 1453 में, और ऑटोमन एम्पायर की वजह से एक डोमिनेंस हो गई थी इजिप्ट और पर्शिया में, जिसकी वजह से ट्रेड रूट जो है कंट्रोल कर दिए गए थे, और यूरोपियन जो है अपना डायरेक्ट कंट्रोल लूज़ कर दिए गए थे। ठीक है, सो इसलिए जो है स्पिरिट हुई एक कि हाँ अब हम सी रूट ढूंढेंगे। तो अब पॉइंट पे आते हैं, और क्यों नीड थी आखिर यूरोपियंस को आने की? भाई गुड्स की डिमांड थी, टैक्सेस जो है मतलब टैक्सेस हाई, टैक्सेस का बेनिफिट होता था और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता था। गुड्स की डिमांड ज़्यादा इसलिए थी कि भाई मैंने बताया स्पाइसेस वगैरह चाहिए होते थे, और वो हाई प्रॉफिट में जाके वहाँ बेचते थे। इंडिया में सस्ते में ले जाते थे और हाई प्रॉफिट में बेचते थे अपनी कंट्रीज़ में। ये देखिए मैप भी देख लीजिए, ये यूरोप है, ये लैंड रूट है रेड कलर से जो बना हुआ है, ठीक है, और ये सी रूट है जो ये ब्लू कलर से बना है। ये इंडियन ओशन देख रहे हैं आप, और ये यूरोप है। तो चलिए सबसे पहले हम पोर्टुगीज़ पे आते हैं। पोर्टुगीज़ में देखो प्रिंस हेनरी जो है उनको नेविगेटर कहा जाता है, जिन्होंने प्रमोट करी है सी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले प्रिंस हेनरी हैं, नेविगेटर उन्हें कहा जाता है। तो पहला पॉइंट बस इतना ही आपने दिमाग में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे 1487 के अंदर जो ये बार्थोलोमियो डियाज एक है, उन्होंने केप ऑफ गुड होप तक वो जैसे कैसे पहुंच गए थे। प्रॉपरली डिस्कवर नहीं किया था पर वो पहुंच गए थे, कोशिश करी थी उन्होंने। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि जो ये बार्थोलोमियो डियाज थे, इन्होंने स्टार्ट करी थी जर्नी इंडिया को मतलब ढूंढने की सी रूट के थ्रू। तो उन्होंने अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करा। उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करा? अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करा, और इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पहुँचे, जाके अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उन्होंने वहाँ पर एक लैंड फाउंड करा, और उनको लगा कि ये इंडिया है, और उन्होंने उसको कहा कि ये केप ऑफ स्टॉर्म्स है, और फिर वापस आ गए यूरोप। जबकि वो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इंडिया नहीं डिस्कवर किया था, उन्होंने अफ्रीका डिस्कवर किया था। तो ये स्टोरी है उनके बारे में। भाई देखो, यहाँ पे अटलांटिक ओशन था, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। अभी ये पोर्टुगीज़ और स्पेन वालों को ज़्यादा चाव था इंडिया जाने का। तब ये बार्थोलोमेयो डियाज ने पहले शुरू की थी सर्च। इंडिया तक पहुँचे नहीं थे वो, उल्टा अफ्रीका तक ही पहुँचे थे, और उन्होंने उसी को ही नाम दे दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स, राइट। फिर दूसरी शुरुआत कोलंबस ने करी, फिर तीसरे में वास्को डी गामा की हम बात करते हैं। ये जो सेकंड है ना कोलंबस, उन्हें भी इंडिया ढूंढना था, उनने भी कोशिश करी अटलांटिक ओशन से, पर वो भी नहीं पहुंच पाए। वो भी अमेरिका कॉन्टिनेंट पहुंचे, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पहुंचे थे बार्थोलोमेयो, और ये अमेरिका कॉन्टिनेंट पहुंचे। ये स्पेन के हैं कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। और उनने उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। फिर 1498 में हम वास्को डी गामा की बात करते हैं। तो 1487 में जो है इन्होंने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया। फिर 1492 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस गए इन सर्च ऑफ इंडिया, और उन्होंने डिस्कवर किया किसे? अमेरिका को डिस्कवर किया। किसे डिस्कवर किया? अमेरिका को। अब क्या हुआ? 1494 की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे 1487 में ये बार्थोलोमेयो डियाज ने कोशिश करी, फिर 1492 में क्रिस्टोफर ने कोशिश करी, ठीक है। ये 1492, ये यहाँ तक की बात है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात आती है और थोड़ी काम की है, वो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास की बात करते हैं। ये 1494 में ट्रीटी करी गई। क्यों करी गई? देखो, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास का क्या होता पर्पस? इसने डिवाइड कर दिया एक तो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को पोर्टुगल में
और स्पेन में, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को पोर्टुगल और स्पेन में डिवाइड कर दिया और कहा कि भाई पोर्टुगल वालों को कहा भाई तुम एक काम करो, ईस्टर्न टेरिटरीज में जाओ और वहाँ पर जो भी ट्रेड वगैरह करना है वो करो, और स्पेन वालों तुम वेस्टर्न टेरिटरी में करो। यानी स्पेन वालों को बेसिकली कहा गया कि आप लोग जाइए और यानी वेस्टर्न टेरिटरीज़ की तरफ ट्रेड कीजिए, और पोर्टुगल वालों को कि आप ईस्टर्न टेरिटरीज़ की तरफ ट्रेड करें। अब देखो ये हुई 1494 की बात जो ट्रीटी हुई टॉर्डेसिलास की। अब मैं 1498 की बात कर रही हूँ, 4 साल बाद की बात हो रही है। वास्को डिगामा का अराइवल होता है 4 साल बाद, ठीक है, वास्को डिगामा का अराइवल होगा, ऑलराइट। और वास्को डिगामा बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचेंगे। देखो वो केप ऑफ गुड होप को भी क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, ये पोर्टुगल है, केप ऑफ गुड होप को भी क्रॉस करेंगे और चलते 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 उनके में भी बहुत स्टॉर्म्स आएंगे। आखिरकार वो ये कोचिन, किन्नौर, गोवा, कैलिकट है ना, ड्यू, ये सब अभी आने वाला है पोर्टुगीज में, आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ जाके पहुँच जाएंगे। तो वास्को डिगामा ही ऐसे पहले होंगे 1498 में, है ना, जो इन्होंने पहले डिस्कवर करा होगा। ही वॉज द ओनली फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, ठीक है। तो किसने सबसे पहले सी रूट डिस्कवर करा है? तो असली होनहार कौन है? वास्को डिगामा ही है, इसलिए उनका नाम ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ओके, अब देखिए वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप को भी क्रॉस करा, जिसे हम केप ऑफ स्टॉर्म्स जो बार्थोलोमियो ने डिस्कवर कर लिया था गलती से। नाउ इनको एक हेल्प मिली, गुजराती पायलट की वजह से हेल्प मिली, अब्दुल माजिद। तो अब इन्हें हेल्प मिली है इनकी वजह से, तो इनका नाम थोड़ा पता होना चाहिए। अब्दुल माजिद है ना, इन्होंने हेल्प करी है और ये इंडिया पहुंच पाए। तो जब वहाँ इंडिया पहुँचे तो इंडिया में वो कहाँ पर रीच करे? कैलीकट में रीच करे। कहाँ पहुँचे? कैलीकट पहुँचे। कैलीकट जिसे हम कोझिकोडे भी कहते हैं, कोझिकोडे। तो बेसिकली कैलीकट पहुँचे, कोझिकोडे जो कि केरला के अंदर है। बेसिकली ये जगह कैलीकट, कोझिकोडे, केरला, राइट। कब कब पहुँचे भाई? 20 मई 1498 में पहुँचे और इन्होंने ही ओपन करा एक न्यू सी रूट, और ये पहले यूरोपियन बन गए जिसने सी रूट डिस्कवर करा, ये मैंने बता दिया। अब इस दौरान जो है, जो किंग है, किंग ऑफ कैलीकट, उस समय राजा था किंग ऑफ कैलीकट, इनने काफ़ी वेलकम करा, जिसको हम जमोरियन भी कहते हैं और समुद्री भी कहते हैं, तो या विक्रम भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा वेलकम करा कि वास्को डिगामा का, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आए वो लोग। तो किसने वेलकम करा वास्को डिगामा का? जमोरियन ने वेलकम करा, ऑलराइट। देखिए तो वास्को डिगामा पहुंच गए और इनका वेलकम करा है किंग जमोरियन ने। अब इसके बाद वैसे जो एक और पोर्टुगीज़ आए हैं, उनका नाम ज़्यादा फेमस तो नहीं है, बट फिर भी हम जान लेते हैं कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, क्योंकि पूरी स्टोरी जाननी है एक माइंड में कैसे कैसे हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा बात पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आए। अब ये वैसे सेकंड पोर्टुगीज़ थे, इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी हो आता हूँ। जमोरियन कैलीकट है ना, जमोरियन ऑफ कैलीकट जो थे यानी राजा थे, उनके साथ ट्रीटी कराता हूँ। और ये आए और इनने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी कैलीकट में, ठीक है। सो कैलीकट में पहली फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करी, ऑलराइट। और क्या हुआ बेसिकली, वैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की बात ज़्यादा जो है वास्को डिगामा की हमें याद करनी है कि वास्को डिगामा ने 1503 में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। बट ऐसा माना जाता है कि पेड्रो भी आए तो उन्होंने भी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी पोर्टुगीज़ की कैलीकट में, जहाँ पर आ गए थे वास्को डिगामा ऑलरेडी। वास्को डिगामा एक्चुअली आकर ना दोबारा चले गए थे, अपने यूरोप वापस चले गए थे कि उनने डिस्कवर कर लिया था इंडिया, जो भी उनने इंडियन रिसोर्सेज थे वो इकट्ठे करे और वापस चले गए यूरोप में। और जैसे यहाँ पर जितना प्राइस में उन्होंने परचेज़ किया, उससे 60 टाइम्स ज़्यादा प्राइस, 60 टाइम्स ज़्यादा में उनने वहाँ पे सेल आउट कर दिया, ऐसा कुछ था। और बेसिकली उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया।
तो अब बेसिकली क्या होता है, जैसे जमोरियन जो थे वो पहले अरेबियन मर्चेंट्स के साथ ट्रेड करा करते थे, है ना। जो ऑटोमन एम्पायर की हम बात करी थी हमने, अरेबियन मर्चेंट्स की, जिन्होंने रास्ता रोका था, उन्हीं के साथ जमोरियन का पहले ट्रेड चलता था, इंडिया वालों का। अब फिर वो उनको अरब मर्चेंट्स को पता चला कि भाई ये क्या हुआ, हमारे साथ डील तोड़ दी और पोर्टुगीज़ के साथ हाथ मिला लिया, ये तो गलत बात है। तो फिर इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जमोरियन भी जो है वो इस गेम से आउट। ऑल राइट, बैटल ऑफ कैलीकट हुई और आउट हो गए गेम से। और ये जो ये पेड्रो हैं, अल्वारेज कैब्रल, इनका भी ख़त्म स्टोरी। ओके, अब वास्को डिगामा ने वापस से एंट्री मारी है 1501 में, बेसिकली 1 साल बाद ही। और 1503 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बेसिकली कि 1503 में क्वेश्चन ये है कि 1503 के अंदर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है कोचिन में, कोचिन में, जिसे कोची भी हम कहते हैं, कोची। ठीक है, तो पहले स्पाइस ट्रेड होता था ये इसका। पोर्टुगीज़ की जो फैक्ट्री है लैंड पे, उन्हें हम फेटियोरिस कहते हैं। तो पॉइंट की बात ये है बेसिकली कि 1503 में वास्को ड गामा ने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी कोचिन या फिर कोची में। ठीक है, और एक पॉइंट ये आता है कि वास्को ड गामा कौन सी शिप से आए थे और उनकी शिप का नाम क्या था। तो उनकी शिप का नाम मैं बता देती हूँ, उनकी शिप का नाम था साओ गैब्रियल, ये उनकी शिप का नेम है, जिस शिप पे बैठ के आए हैं वास्को ड गामा। ओके, सो कमिंग बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो आए। अब इसके बाद देखो, वास्को ड गामा के बाद जो अगर इम्पोर्टेंट कोई नेम है तो वो आता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा का। फ्रांसिसो डी अल्मीडा, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आता है। ठीक है, वो कैसे, देखो यही थे जो मतलब पहले गवर्नर, पोर्टुगीज़ गवर्नर हैं इंडिया के। तो वो कौन है, अल्मीडा हैं, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, यही पहले पोर्टुगीज़ गवर्नर हैं इंडिया के। तो इसलिए इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन जो अभी मैंने नाम बताए पेड्रो और बोर्थो के, है ना। सो देखो, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी एक सिस्टम अडॉप्ट किया। उसमें क्या हुआ कि उस ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने मतलब ये लोग ये लेकर आए अल्मीडा। उससे बेनिफिट क्या हुआ इनको, अपने लिए बेनिफिट ये हुआ, ने कहा कि हमारी पूरी सुप्रीमेसी रहेगी, पोर्टुगीज़ वालों की सुप्रीमेसी रहेगी इंडियन ओशन में। ठीक है, मतलब अगर ये चाहेंगे तो मतलब इनसे पूछ के ही कोई और कंट्री आ पाएगी ट्रेड करने के लिए, कुछ दायरा इनने फिक्स कर लिया, वरना कोई और कंट्री ट्रेड करने नहीं आ पाएगी। और ये परमिशन देते नहीं थे दूसरी कंट्री को, और अगर कोई कंट्री आई ज़बरदस्ती तो ये क्या करेंगे कि उसे शूट कर देंगे। सो बेसिकली ऐसी एक ब्लू वाटर पॉलिसी, एक ऐसा कार्टेज सिस्टम जो है अल्मीडा ने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, और इन्हीं को ही हम क्रेडिट करते हैं। एक फोर्ट एंजीवा है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, फोर्ट सेंट एंजेलो है कन्नौर में, केरला में। तो वहीं केरला में ही कन्नौर के अंदर इन्होंने जो है 1505 में अपना मतलब वो जमाया, क्योंकि 1505 से लेकर 1509 तक का ही इनका टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, फिर एक बैटल ऑफ ड्यू भी होती है 1508 इन्हीं के टाइम पीरियड में, जिसमें क्या होता है, पोर्टुगीज़ नेवल फोर्स जो है वो जो है पोर्टुगीज़ नेवल फोर्स डिफीटेड द जॉइंट मुस्लिम नेवल फोर्स, वो डिफीट कर देते हैं उन्हें और अपनी एक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब ब्लू वाटर पॉलिसी तक तो ठीक था। फिर अब पोर्टुगीज़ वालों ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चल रहा है, कि मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस कर दी है, बट कोई ऐसा सॉलिड पर्सन चाहिए जो ज़्यादा अच्छे से कमांड संभाल सके और जो मतलब ट्रेड के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो मार भी दे। तो एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पर्सन जो थे वो उनके यहाँ पे अल्फांसो थे, अल्फांसो डी एल्बू। तो 1509 में उन्हें भेजा गया और वही रियल फाउंडर थे पोर्टुगीज़ एम्पायर के इंडिया में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू अल्मीडा। ये शूट करते वक्त नहीं सोचते थे कि भाई
अगर किसी ने वाटर पॉलिसी तो उनने ब्रिंग करी, ठीक है, बट वो शांत एकदम पीसफुल नेचर के थे। बट अब उस वाटर पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट करना, और अगर कोई बीच में लोकल रूलर अगर टांग अड़ाए यानी इंडिया का, तो उसको कैसे, उसको मतलब धोखे से बुलाकर सी रूट के पास बुलाकर अपनी शिप से उसको मतलब उसकी आर्मी को ख़त्म कर देना और पूरा इंडिया पे कब्ज़ा जमाना मुश्किल जो है मतलब आसान हो, उसके लिए अल्फांसो आए। और अल्फांसो ने ही इंडिया पे बेसिकली, पोर्टुगीज़ छोटा था इंडिया के कंपैरेटिवली, तो इंडिया पे पूरा अपना राज जमाने के लिए अल्फांसो का काफ़ी रोल है, इसलिए यही रियल फाउंडर है पोर्टुगीज़ एम्पायर के इंडिया में। तो 1509 से लेके 1515 तक इनका बेसिकली रूल है, ठीक है। तो अब ये जो है अल्फांसो हैं, ये सेकंड पोर्टुगीज़ वॉइसरॉय भी हम इन्हें कहते हैं, सेकंड पोर्टुगीज़ वॉइसरॉय भी हम इन्हें कहते हैं, इन्हें हम सेकंड पोर्टुगीज़ गवर्नर भी कहते हैं, और इन्हें हम रियल फाउंडर भी कहते हैं पोर्टुगीज़ एम्पायर के, ठीक है। सेकंड पोर्टुगीज़ वॉइसरॉय भी कहते हैं, सेकंड पोर्टुगीज़ गवर्नर भी कहते हैं, ग्रेट कॉन्करर एंड रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ एम्पायर भी कहते हैं। ऑल राइट, नाउ इन्होंने अपना हेड क्वार्टर और कैपिटल कहाँ रखी? कोचिन के अंदर रखी। कोचिन में, कोचिन कहाँ पर है? कोचिन जहाँ पर वास्को डी गामा अपनी 1503 में उनने अल्फांसो की वजह से अल्फांसो को ही कहा था कि वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करी फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होती थी? जहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठे करके रख जाते थे कि बार बार ट्रेडिंग में दिक्कत होती थी, बार बार जाओ उधर से सामान लाओ इधर करो, तो एक जगह कहीं अपना सामान संभाल के रख जाए। तो उसके लिए इन्होंने अब हेड क्वार्टर और कैपिटल किसे बना लिया? कोचिन को बना लिया। इनको इंडिया पे ही मज़ा आ गया, तो अब ये वहीं पे राज करना चाह रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं आगे। देखो अब 1509 के अंदर, 1509 में इन्होंने ड्यू को कनकर किया है, और 1510 में एक बस गोवा रह गया था, इन्होंने गोवा को भी कनकर कर लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और फिर आराम से वो बैठे। जो अल्फांसो मैंने जैसे बताया, उन्होंने अडॉप्टेड करी पॉलिसी ऑफ वॉर, पायरेसी, प्लंडर, कुछ भी करना पड़ जाए बट अपना पोर्टुगीज़ पावर तो इस्टेब्लिश करना ही है। ऑल राइट, सो अब इनको था कि भाई परमानेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट हो कंट्री के अंदर, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि साथ में क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट हो। तो इन्होंने क्या करा, so he wanted to establish permanent Portuguese settlement in India, and thus he encouraged his countrymen to marry the Indian women and propagate Christianity. तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा थी वो अल्फांसो ने अबॉलिश करा दी। अब उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ, उनने इंडियन वुमेन को अपने कंट्रीमैन से मैरी करा दिया, और फिर क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुई इसके थ्रू, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे ऐसा माना जाता है ही ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड हिज रिलेशनशिप विद विजयनगर का एक जो एम्पायर है कृष्णदेव राय, उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशनशिप पाए गए। सो पॉइंट की बात क्या है, अल्फांसो रिलेटेड कि ये सेकंड पोर्टुगीज़ वॉइस रहे हैं, सेकंड पोर्टुगीज़ गवर्नर हैं, ग्रेट कॉन्करर हैं, रियल फाउंडर हैं। 1509 में इन्होंने ड्यू को कनकर किया, 1510 में गोवा को कैप्चर किया सुल्तान और बीजापुर से। इन्होंने क्रिश्चियनिटी के चक्कर में सती प्रथा को भी अबॉलिश करा दिया। उसके बाद देखिए फिर 1529 में एक और नाम सुनने को मिलता है, नीनो दा कोनाका। इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल जो है कोचिन में, मैंने बताया कि कोचिन हेड क्वार्टर था, कोचिन से गोवा में कैपिटल शिफ्ट करी है 1530 के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने हुगली में सेटलमेंट करा है और सेंट थॉमस में सेटलमेंट करा है। ऑल राइट, ओके। अब हम कुछ पोर्टुगीज़ की कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए कि पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इस्टेब्लिश किया गोवा में 1556 में सेंट पॉल्स कॉलेज में, ठीक है। इनकी पहली बुक प्रिंट हुई थी बाइबल, ऑब्वियसली वही प्रिंट करेंगे, क्रिश्चियनिटी जो प्रमोट करनी है, ठीक है। ये और भी चीज़ें हैं जो इन्होंने करी हैं इस्टेब्लिश, जैसे कि एक चर्च है, और ये पहला प्रीस्ट जो इंडिया के अंदर आया था फ्रांसिस जॉन वियर, विजयनगर किंग के साथ में इनके अच्छे रिलेशनशिप थे। और कुछ फैक्ट्स हैं ये, उनमें से अब एक काम का फैक्ट ये है कि एक ऑपरेशन विजय है जिसके थ्रू गोवा और दमन जो है मर्ज हो गए इंडिया में। अब मैं पॉइंट की बात बता देती हूँ। एक तो गोवा लिबरेशन डे कब होता है, 19 दिसंबर 1961 में,
और लास्ट गवर्नर कौन है पोर्टुगीज़ के, ये 1961 में। तो बेसिकली ऑपरेशन विजय जो है 1961 में ही चलाया गया। एक तो गोवा और दमन को मर्ज किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए थे, जैसे कब आए हैं पोर्टुगीज़ 1498 से भी पहले के 1498 के अराउंड आए हैं ना पोर्टुगीज़। पर और यही लास्ट यूरोपियन है बेसिकली जो इंडिया से गए हैं, यानी कि पोर्टुगीज़ ही ऐसे पहले वो हैं। कौन है? पोर्टुगीज़ ही फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया in 1498 and last Europeans to leave India from गोवा। तो आखिरी बार ये 1961 से गोवा से एग्जिट इनकी प्रॉपर होती है पोर्टुगीज़ की 1961 में जाके। बता कितना लेट है ना। तो जिस समय पोर्टुगीज़ आ रखे थे उस समय मुगल्स वगैरह भी थे इंडिया में। दिल्ली सल्तनत थी, विजयनगर था, गुजरात थी। दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोधी डायनेस्टी थी। फिर विजयनगर एम्पायर में उस समय की बात कर रही हूँ, नरसिम्हा राय, सल्लुव डायनेस्टी। गुजरात में महमूद शाह, महमूद बेगदा। ठीक है, पोर्टुगीज़ ने जैसे गोल्ड कॉइन भी इस्टेब्लिश करके दिए थे। नाउ आखिर अब डिक्लाइन क्यों हो गया था पोर्टुगीज़ का? तो ऐसी कई सारी वजह थी जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। एक तो क्या था भाई मेन कारण कि एक तो 1632 में, जैसे 1632 जो है उसके अंदर भाई ये इन्होंने हुगली जो है, हुगली इनके हाथ से चला गया था, हुगली साम्राज्य है ना। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ का रूल था उस टाइम। सूबेदार ऑफ बंगाल कासिम खान थे। और 1661 में बॉम्बे जो है उनको, बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डाउरी टू किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड बाय पोर्टुगीज किंग जॉन IV फॉर मैरिंग हिज सिस्टर कैथरीन ब्रिगेंजा। एक जैसे 1661 में ना एक ये कहानी आएगी। ये चार्ल्स टू जो हैं, चार्ल्स टू इंग्लैंड के, चार्ल्स टू इंग्लैंड के, हम ब्रिटिश वाले उसमें पढ़ सकते हैं, वैसे कोई नहीं यहीं पे पढ़ लेते हैं कि भाई चार्ल्स टू जो है इंग्लैंड के, है ना। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? ब्रिटिशर्स को चाहिए था अपने बॉम्बे, ब्रिटिशर्स को तो कब्जा करना ही करना था। अभी हम जब आगे ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होता है, पोर्टुगीज़ को जो है किसी लड़ाई से बचना होता है। शायद स्पेन से इनकी लड़ाई होती है और इन पे अटैक ना कर दे तो उन्हें बचना होता है। तो अब अगर वो डायरेक्टली बॉम्बे को उन्हें दे देते, भाई ब्रिटिशर्स ऐसे तो मदद करेंगे नहीं किसी की, तो डायरेक्टली बॉम्बे को दे देते, उससे अच्छा उन्होंने सोचा कि इनकी नाक कट जाएगी पोर्टुगीज़ वालों की। तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स टू थे इंग्लैंड के यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से, और पोर्टुगीज़ में एक कैथरीन ब्रिगेंसा थी, इनके साथ मैरिज हो गई। मतलब आपस में मैरिज सिस्टम हो गया और बॉम्बे को एक डाउरी के तौर पे दिया, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो फिर पोर्टुगीज़ की तो वैसे भी वो ख़त्म ही थी, जो उनकी पावर ख़त्म ही थी। फिर मराठास ने भी 1739 में लड़ाई मार ली थी इनसे, और 1739 में जो इन्होंने कैप्चर किया था ना सालसेट और बेसेन, वो मराठास ने वापस इनसे छीन लिए थे। 1739 के अंदर की बात होगी ये आगे। ठीक है, और जो इनका अफर्ट था क्रिश्चियनिटी के साथ, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का, ये जो है अफर्ट इतना कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूस का ये आपस में इतना कनेक्शन था कि क्रिश्चियनिटी कहाँ पर इतनी टिकनी थी। सो आई होप गाइज आपको पोर्टुगीज़ तो समझ आ ही गया होगा। अब हम डच पे आते हैं। डच की हम बात कर लेते हैं। डच आए हैं अब हम 1605 में 1605 में अब डच आखिर आए गए, डच लोग। ठीक है, तो अब डच लोग जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक तो इतनी बात है पहली पॉइंट कि 1596 में ये पहले डच ट्रेवलर थे कार्नोलिस डी होल्टमैन जो आए इंडिया के अंदर। बस पहला पॉइंट क्लियर है। वैसे कब आए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि कार्नोलिस डी होल्टमैन जो है वो पहले डच ट्रेवलर हैं जो इंडिया के अंदर आए हैं। पॉइंट की बात ये है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है ना, डच की कंपनी। वैसे डच वालों का मेन जो इंटरेस्ट है वो इंडोनेशिया की तरफ ही है।
मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही इन्हें एडवाइस दी थी कि बेटर है तो हमसे पंगा मत लो, तुम इंडोनेशिया की तरफ ही ट्रेड करो, इंडिया को ज़्यादा भाव मत दो। फिर 1605 में इन्होंने एक फैक्ट्री, डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, बस मसूलीपट्टनम के अंदर आंध्र प्रदेश में है जो कि, तो 1605 के अंदर ही पहली डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर और भी कुछ काम है डच लोगों ने करे हैं, बट ये इतने ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। फिर भी ऊपर ऊपर से बता देती हूँ मैं कि एक ट्रीटी साइन करी है चंद्रगिरी और ये हेडक्वार्टर एट पुलिकत के साथ। फैक्ट्री थी 1616 में सूरत में, पहली डच फैक्ट्री एक बंगाल में भी बनी, मसूलीपट्टनम में ही बनी है, वो वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 1653 में, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। सो इस पार्ट को हम छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देखो काफ़ी ज़्यादा एंग्लो डच वॉर भी हुई, जिसमें से एक ही वॉर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो यही है कि बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ हुगली, जिसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट करा है डच को। डच के साथ इनफैक्ट मीर जफ़र भी थे साथ में, बट स्टिल ब्रिटिशर्स जीत गए और ये डच जो है इनकी टाटा बाय बाय हो गई। तो असली जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो बेसिकली हम जिसके चक्कर में हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब की आधार है किसका है, ब्रिटिशर्स का है। तो आइए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि डच ओरिएंटेड आपको बस इतना ही पढ़ना था कि ये पीपल ऑफ होलैंड है, नीदरलैंड है। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 के अंदर। और कार्नोलिस डी होल्टमैन जो है वो पहले डचमैन थे जो इंडिया में आए थे। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिशर्स की बेसिकली। सो ब्रिटिशर्स जो है वो मर्चेंट एडवेंचर्स भी इन्हें हम कहते हैं, मर्चेंट एडवेंचर्स। सो ब्रिटिशर्स ने 1599 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्ड करा इंग्लैंड के अंदर। कब? 1599 में। ऑल राइट। फिर 1600 में इन्होंने रिसीव करा एक रॉयल चार्टर। कहाँ से रिसीव करा? किससे? क्वीन एलिजाबेथ। सो 1600 में इन्होंने रिसीव करा चार्टर किससे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। टू ट्रेड करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए इन्होंने परमिशन ले ली कि क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ले ली कि भाई 15 साल तक, जैसे जो इंडिया में मतलब ये वाला जो पानी है, मतलब ये यूरोप की महारानी थी ना, तो भाई सबको मना कर दिया जाए भाई यहाँ पर तो ये हमारी ही डोमिनेंस होगी। तो ब्रिटिशर्स वहाँ से परमिशन ले आए थे, 15 साल तक हमें कोई यहाँ से इतने एरिया तक ट्रेड करने से नहीं रोक सकता। ऐसा चार्टर जारी कराए थे, रॉयल चार्टर। ठीक है, और इनफैक्ट 15 साल तो बस नाम का था, धीरे धीरे इन्होंने पूरे 15 के भी इतने साल ले लिए इंडिया में। ठीक है, तो 1600 के अंदर इन्होंने चार्टर रिसीव करा। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस नाम के एक ब्रिटिशर थे, विलियम हॉकिंस, इन्होंने जहांगीर को खुश करा, अपना ट्रेड प्लान दिखाया या कुछ पैसे वैसे दिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए और जहांगीर खुश हो गए। और ट्रेड की परमिशन ही ले ली थोड़ी बहुत इन्होंने कि भाई हम जो है हम सूरत में ट्रेड कर लें, ऐसी इन्होंने परमिशन ले ली सिर्फ सूरत में ट्रेड करने की। दैट्स इट। विलियम हॉकिंस ने इतना ही करा। तो भाई 1611 के अंदर ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने एक टेम्परेरी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो कहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई ब्रिटिशर्स की? मसूलीपट्टनम। ये भी ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी थी दो, बट एक परमानेंट और पहली फैक्ट्री जो है वो 1613 में ही इस्टेब्लिश हुई। पहली फैक्ट्री जो है वो 1613 में ही लगी। कहाँ पर? सूरत के अंदर, सूरत में, जो कि ये है परमानेंट फैक्ट्री। 1613 में लगी सूरत के अंदर। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। तो परमिशन किसने ली थी? विलियम हॉकिंस ने ली थी 1608 के अंदर। अब 1615 में थॉमस रॉय ने वापस गए जहांगीर को, और जहांगीर के कोर्ट गए और जहांगीर को और खुश किया और उससे परमिशन ले आए कि पूरे मुग़ल साम्राज्य में, जैसे अब जहांगीर को सिर्फ गिफ्ट दिए होंगे और कुछ ऐसा नशे वगैरह का दिया होगा जिससे वो उनकी बात मान गया होगा, और ट्रेडिंग राइट्स ले लिए ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, कि मुग़ल एरिया में ये जहाँ चाहे वहाँ रूल कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। फिर 1639 के अंदर
ईस्ट इंडिया कंपनी जो मद्रास के अंदर इन्होंने बिल्ड करा सेंट जॉर्ज नाम का एक फोर्ट बिल्ड करा है, सेंट जॉर्ज। 1662 में वही स्टोरी जो मैंने सुनाई थी, चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड ने मैरिड करा पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ और बॉम्बे को डाउरी में लिया। फिर 1668 एडी में इनने बॉम्बे को रेंट पे लिया और इनने क्या करा, इन्होंने सूरत से उठाकर अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। पहले सूरत था, अभी तो पढ़ गया है, पहले सूरत था, फिर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। फिर 1698 में क्या हुआ, फैक्ट्री एक इनने इस्टेब्लिश लगाई, फैक्ट्री लगाई हुगली के अंदर, फैक्ट्री लगाई। फोर्ट विलियम जो कि वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इनने 3 विलेजेस भी हो गए, सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकत, कोलकाता, है ना। ये 1698 की बात है। और फिर 1717 में फारूक शियार, जो ये सब औरंगज़ेब के बाद 1717 में फारूक शियार आए, उन्हें भी इन्होंने ऐसे उलझाया और उनसे फरमान जारी करा लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ट्रेड कर सकते हैं और उन्हें कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो फारूक शियार से बस फरमान ही जारी कराना था, जैसे कैसे उसे भी उल्लू बनाया और ब्रिटिशर्स ने अपना काम सीधा कराया। ठीक है, तो बस इतना ही ब्रिटिशर्स के बारे में था अभी मेन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। आगे तो हमने पूरा ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ना है, बट फिलहाल इतना ही था। तो अब देखो ब्रिटिशर्स ने मेन अपने कहाँ का फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है, ध्यान दीजिए। एक सूरत में SMPC में, एक मसूलीपट्टनम में, है ना, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, और कहाँ पर करी है बताएं? सूरत में, मसूलीपट्टनम में, बॉम्बे के अंदर, ये बॉम्बे भी होना चाहिए, बॉम्बे, और बताइए कोलकाता में, कैलकाटा में, ठीक है, कोलकाता के अंदर। तो ब्रिटिशर्स के बाद फिर कौन आते हैं? 1620 में डेन्स आते हैं। डेन्स ने अपनी डैनिश कंपनी 1616 में इस्टेब्लिश करी। फिर 1620 में इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया ट्रैंकर को, और 1677 में सीरमपुर बंगाल को। ठीक है, तो डेन्स के बारे में भी ये सब बातें हैं। चलिए अब हम फ्रेंच के बारे में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंच। सो फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1663 के अंदर आई है। सो कॉलबर्ट फॉर्म द कंपनी डी एंडीज ओरिएंटल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग लुइस 16। सो फ्रेंच के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, फ्रेंच के बारे में भी बस इतना जानते हैं हम। पॉइंट की बात पे आते हैं कि पहली फैक्ट्री का जान लेते हैं बस। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है? सूरत के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश हुई है। दैट्स इट। फिर ऐसी मसूलीपट्टनम में अगले साल, फिर ऐसी 1673 में बीजापुर में, फिर चंदरनगर में। ऑलराइट, फ्रेंच के बारे में बस इतना ही बात करेंगे हम। तो एक बार फिर से ऑर्डर देख लो, किस किस ऑर्डर में आए हैं। पहले पोर्टुगीज़ आए 1498 में, फिर डच आए 1605 में। डच के बारे में मतलब डच ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी कब? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। फिर ब्रिटिशर्स आए 1608 में। 1608 में विलियम हॉकिंस गए थे, परमिशन ली थी। 1613 में ही सूरत में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। फिर 1620 में डेन्स लोग आए थे, और 1668 में भाई जो फ्रेंच है इनकी भी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई सूरत के अंदर। ऐसे ही इनकी कंपनियों की भी बात कर लें हम, तो वो भी लगभग थोड़ा सा ही अंतर है कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में भी देखा जाए तो। देखो, एक तो 1498 में पोर्टुगीज़ की कंपनी इस्टेब्लिश हुई, 1600 में ब्रिटिश की कंपनी इस्टेब्लिश हुई, फिर डच की कंपनी बाद में इस्टेब्लिश हुई है 1602 में। फिर डेन्स की कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1616 में, फिर फ्रेंच की कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1664 में। तो ये बेसिकली यूरोपियंस हैं और इनके पहले सेंटर्स हैं। पोर्टुगीज़ का पहला सेंटर कहाँ पर बना? कैलीकट बना 1501 के अंदर। फिर डच का मसूलीपट्टनम 1605 में। ब्रिटिशर्स का सूरत 1613 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। डैनिश लोगों ने ट्रांकोर में इस्टेब्लिश करी 1620 में,
और फ्रेंच ने सूरत में 1668 में। बस दैट्स इम्पोर्टेंट। मूविंग फर्दर, अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो अल्फांसो इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैप्चर ऑफ विच इंडियन टेरिटरी। अल्फांसो ने कौन सी इंडियन टेरिटरी के लिए जाना जाता है कि उसने कैप्चर करी, बताएं भाई। दीव कैप्चर करी कब? 1509 में कनकर करी, और 1510 में गोवा कैप्चर करी। तो फेमस किसके लिए ज़्यादा? गोवा कैप्चर करी किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से कैप्चर करी है गोवा, है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए गाइस, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज इन। इंडिया ने गोवा को लिबरेट करा पोर्टुगीज से कौन से साल में? सो ऑब्वियसली इन 1961, जब पोर्टुगीज लास्ट कहाँ से गए थे? गोवा से ही गए थे। ऑपरेशन विजय के बारे में बताया। ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था? इंडियन आर्म फोर्सेस लगाए थे हमने, और उन्होंने वापस से गोवा, दमन, दीव इन सबको पोर्टुगीज़ की कैद से आज़ाद कराया था। इसलिए गोवा का लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गोवा का लिबरेशन डे। अब ये देखो लो, ये पेयर्स हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करो। अल्फांसो, फ्रांसिसो डी अल्मीडा से कंपेयर कर सकते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी और फ्रांसिसो डी अल्मीडा कनेक्ट कर पा रहे। फिर अल्फांसो डी अल्बू, इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करे थे इस्टेब्लिशमेंट, और नीनो दी कुना ने शिफ्ट करी थी कैपिटल। कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी थी? कोचिन से गोवा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। ऐसा कौन सा सामान है जो पोर्टुगीज नहीं लेकर आए इंडिया में? तंबाकू पोर्टुगीज लेकर आए हैं। देखो, पोर्टुगीज कैशियो लेकर आए हैं, काजू लेकर आए हैं, तंबाकू लेकर आए हैं, आलू भी लेकर आए हैं। ठीक है, पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस टू इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट वो लाए हैं? कैशियो लाए हैं, टोबैको लाए हैं, चिली, मेज़, कस्टर्ड एप्पल, गवावा, पाइनएप्पल, पपाया, सब तो लाए हैं। सो बेटल लीफ जो है ये इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, अब वो इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है पोर्टुगीज़ वालों ने। ये सब तो कर ही रखा है इंट्रोड्यूस। Now when did the Portuguese make Goa their official capital? ऑफिशियल कैपिटल कब उन्होंने बनाया पोर्टुगीज़ ने गोवा को? 1530 में बनाया। किसने बनाया था? नीनो दा कुना ने बनाया था। नीनो दा कुना ने पोर्टुगीज़ को बनाया अपनी ऑफिशियल कैपिटल, और कोचिन से गोवा अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। नाउ एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड पोर्टुगीज सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? पोर्टुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश करी है? कौन से प्लेस पे पोर्टुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है? जल्दी बताएं फटाफट। पोर्टुगीज़ की पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? कन्नौर में हुई है क्या? नहीं। गोवा में नहीं, सूरत में नहीं, फिर कहाँ? कोचिन में या कैलीकट में? कहाँ पर पोर्टुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है? सो भाई पोर्टुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री तो कैलीकट में इस्टेब्लिश करी थी ना। कैलीकट में तो इस्टेब्लिश करी थी पहली फैक्ट्री। 1500 में याद हो पेड्रो आए थे, उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। क्योंकि जो फैक्ट्री 1503 में इस्टेब्लिश हुई है ना कोचिन के अंदर, वो वास्को डी गामा ने करी है, वो दूसरी हो गई हिसाब से। अच्छा, कौन सा रूलर था कैलीकट का जिन्होंने वास्को डी गामा के अराइवल पे था? प्रिंस हेनरी, अल्मीडा नहीं, जमोरियन was the ruler of Calicut at the time of arrival. फिर गोवा, दमन एंड दीव वर द कॉलोनी ऑफ पोर्टुगीज। ऑब्वियसली पोर्टुगीज की कॉलोनी है गोवा, दमन एंड दीव। विच मुगल रूलर डिफीटेड द पोर्टुगीज एट द